जिसकी याददाश्त जा चुकी है। मुझे अब तक यही लगता था कि मैंने अपनी बीवी को जबरदस्ती इस रिश्ते में बांध रखा है और मैं ही उस पर हुक्म चलाता हूं। लेकिन जब सच सामने आया तो मेरे होश उड़ गए। असल में जबरदस्ती का ये खेल खेलने का शौक मुझे नहीं, बल्कि मेरी उस बीवी को था जो ऊपर से बेहद शांत और गंभीर दिखती है। उसने ना जाने कब पूरे घर में छिपकर कैमरे लगवा दिए थे और पिछले 2 सालों में वो मुझे हजारों बार चुपके से देख चुकी थी। यही नहीं, वो बाहर सबसे कहती फिरती थी कि मैं बहुत कड़क हूं और उसे रात 10 बजे तक हर हाल में घर लौटने का हुक्म देता हूं, और अगर वो नहीं आई तो मैं उसकी कंपनी से अपना सारा पैसा निकाल लूंगा। हद तो तब हो गई जब मैंने उससे तलाक की बात की। मेरी बात सुनते ही वो इतने गुस्से में आ गई कि उसने अपना फोन पटक कर चकनाचूर कर दिया। फिर उसने कहीं से हथकड़ी निकाली, उसका एक हिस्सा अपने हाथ में पहना और दूसरा हिस्सा मेरी तरफ बढ़ाते हुए रोती हुई आंखों से मुझसे भीख मांगने लगी कि मैं उसे कभी ना छोड़ूं। आजकल इंटरनेट पर सब कहते हैं कि शादी तो कुत्ते भी ना करें, पर मेरा मामला तो कुछ अलग ही। मुझ में कोई और काबिलियत तो है नहीं, बस एक यही हुनर है कि मैं दूसरों की बातें बड़े ध्यान से सुन लेता हूं। तो मैंने भी सोच लिया कि जब बदनामी हो ही चुकी है तो चलो खुलकर जी लेते हैं। मैंने महज 3 दिनों के अंदर 9 ऐसी चीजें बदल डाली जो मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। लेकिन अभी मेरी इस आजादी को कुछ ही दिन हुए थे कि मेरे डैड ने अपनी वो 40 साल पुरानी चमड़े की 7 हॉर्स बेल्ट निकाल ली। उस बेल्ट के डर से मैं ऐसा सुधरा कि सीधा सीधे रास्ते पर आ गया। अब क्या करता, आखिर बाप से बड़ा तो कोई नहीं होता। आखिरकार मुझे हार माननी ही पड़ी और मैं सफेद पोशों वाले उस बड़े बजाज परिवार की बड़ी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। वैसे तो इस तरह जबरदस्ती की शादी होना ही अपने आप में किसी ड्रामे से कम नहीं था, और मेरा दिल अंदर ही अंदर इस बात से बेहद घुट रहा था। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। अचानक एक दिन मेरा ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ कि मेरी नौकरी ही चली गई। अब इस बात ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया और मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्सा तो इस बात का था कि उस एक्सीडेंट के बाद मेरे दिमाग का एक हिस्सा पूरी तरह साफ हो चुका था। मुझे अपने आसपास के सभी लोग, उनका चेहरा और पुरानी सारी छोटी बड़ी बातें बिल्कुल अच्छी तरह याद थीं। सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, वो थी मेरी होने वाली बीवी बाइनिंग। मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। जब वो मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आई तो उसके चेहरे पर मेरे लिए रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं थी। उल्टा उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट साफ झलक रही थी। उसने आते ही बड़े रूखेपन से मुझसे कहा, अब तुम ये कौन सा नया नाटक कर रहे हो, मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो। उसकी ये बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर थोड़ा सकपका गया। वैसे भी मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते से पीछा छुड़ाना ही चाहता था, तो मैंने इसी मौके का फायदा उठाया। मैंने सीधे उससे माफी मांगी और लगे हाथ तलाक की बात कह दी। मैंने सोचा कि वैसे भी मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं है, तो अलग हो जाना ही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। लेकिन जैसे ही उसके कान में तलाक शब्द पड़ा, वो एकदम सन्न रह गई। उसने गुस्से में अपने दांत भींचे और उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी साफ दिखने लगी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। वो चिल्लाकर बोली, तलाक? तुम क्या मुझे जान से मारना चाहते हो? सच तो ये है कि बाय निंग जब हॉस्पिटल आई तो मुझे होश आए काफी देर हो चुकी थी। उसने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, उसकी नजर एक पल के लिए बेड पर लेटे हुए मुझ पर पड़ी, लेकिन उसने तुरंत अपनी आंखें फेर लीं, मानो मैं कोई जीता जागता खतरा या कोई आफत हूं। फिर वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे आगे बढ़ी और उसकी आवाज से मानो बर्फ की तरह ठंडक टपक रही थी। उसने बेहद रूखेपन से कहा, अगली बार से ऐसा घटिया तरीका मत आजमाना, इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही है। वैसे उसके यहाँ पहुंचने से पहले ही मेरे दोस्त का जल्दबाजी में फोन आ चुका था। उसने मेरे और बाय निंग के इस जबरदस्ती के रिश्ते और पिछले 2 सालों में हमारे बीच क्या कुछ गुजरा था, वो सारी बातें मुझे एक एक करके पहले ही बता दी थी। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने दिल के अंदर की घबराहट और एक अजीब सी बेबसी को छुपाने की कोशिश की और सीधे उसकी तरफ देखते हुए कहा, बाइनिंग, मेरी याददाश्त जा चुकी है। यह सुनते ही उसके चेहरे पर जो यह सुनते ही उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से जम गए। वो कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल सुन्न रह गई और फिर उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। उसकी आवाज में साफ तौर पर नफरत छलक रही थी। अब तुम ये कौन सा नया नाटक कर रहे हो, मुझे मजबूर करने के लिए? क्या अब तुमने याददाश्त खोने वाले उपन्यासों की कहानियां पढ़नी शुरू कर दी हैं? क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ दिखती हूं जो तुम्हारी इन बातों में आ जाऊंगी? वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही थी, और सच कहूं तो मुझे इस बात का अंदाजा पहले से ही था। आखिरकार, जैसा कि मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था, पिछले कुछ सालों में हमारे बीच का रिश्ता हमेशा तनातनी और दुश्मनी से भरा रहा था। हम दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। अगर मैं भी उसकी जगह होता और कोई अचानक आकर मुझसे कहता कि उसकी याददाश्त चली गई है, तो मैं भी यही समझता कि वो कोई नया ढोंग कर रहा है या मन ही मन कोई साजिश रच रहा है। मैंने बस अपना सिर झटका और मेरे चेहरे पर एक बेबसी भरी मुस्कान आ गई। मेरा दिल इस बात से बेहद मायूस था, और अब मेरा उससे बहस करने का या अपनी बात साबित करने का रत्ती भर भी मन नहीं था। वैसे भी मैंने सोच लिया था कि मैं जो कहने जा रहा हूं, कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वो उस पर भरोसा नहीं करेगी। इतने में पास खड़े डॉक्टर से ये सब और देखा नहीं गया। वो एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने बिना कोई बात छिपाए सीधे सीधे उसे मेरी बीमारी और हालत के बारे में बता दिया। डॉक्टर की बात सुनते सुनते बाय निंग के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसकी भवें सिकुड़ती जा रही थीं और उसके आसपास का माहौल बेहद भारी और तनावपूर्ण होता जा रहा था। आखिरकार उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और एक बार फिर मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आवाज में एक अनजानी सी कंपकंपी थी, जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसने पूछा, तुम क्या क्या भूल चुके हो? जब मेरी नजरें उसकी नजरों से मिलीं, तो न जाने क्यों मेरे दिल में अजीब सी घबराहट और एक चोर सा बैठ गया। जो बात मैं पूरी ताकत से कहना चाहता था, वो मेरे मुंह में ही दबी रह गई और मेरी आवाज एकदम धीमी हो गई। मैंने बिल्कुल दबी आवाज में कहा, मैं यह भी भूल चुका हूं कि हमारी शादी हो चुकी है। ये सुनते ही बाइनिंग बिल्कुल सुन्न रह गई और कई सेकंड्स तक मुझे एक तक देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन और ऐसी उलझन थी, जिसे मैं चाहकर भी समझ नहीं पा रहा था। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तलाक के बाद मैं तुम्हें जितना हो सके उतना मुआवजा देने की कोशिश करूंगा। तुम्हें कैश चाहिए या कंपनी के शेयर्स, तुम जो भी चाहो मुझसे मांग सकती हो। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि जब मैं ठीक था, तब शायद मैंने ही उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, इसलिए अब उसे मुआवजा देना मेरा फर्ज बनता है। मुझे लगा कि मेरी यह बात सुनकर उसका दिल हल्का हो जाएगा और वो तुरंत इस तलाक के लिए हाँ कह देगी। लेकिन मेरे होश तो तब उड़ गए जब मेरी यह बात सुनते ही बाय निंग का गुस्सा शांत होने के बजाय और ज्यादा भड़क गया। उसका चेहरा बुरी तरह उतर गया, उसकी भवें बुरी तरह सिकुड़ गईं और वो बेहद हैरान होकर मुझे देखने लगी। उसने अपनी आंखें मुझ पर टिका दी और गुस्से में अपने दांत भींचते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर बोली। उसने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, फांग युआन, तलाक? क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? किस हकल से बात कर रहे हो तुम? जब तुम्हारा मन किया तुमने शादी कर ली, और अब जब मन कर रहा है तो तलाक कह रहे हो?
वो जैसे-जैसे बोल रही थी, उसका गुस्सा और उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब-सा पागलपन था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बोलते-बोलते आखिर में उसकी आँखें धीरे-धीरे लाल होने लगीं और उनमें आँसू तैर आए। उस वक़्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कितनी बेबस और लाचार हो। उसे इस हालत में देखकर मेरे तो हाथ-पाँव फूल गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी और मेरे मुँह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। हार मानकर मैंने तुरंत अपनी कही हुई बात वापस लेने में ही भलाई समझी। मैंने तुरंत अपनी बात बदली और मेरी आवाज़ भी एकदम धीमी हो गई। मैंने कहा, "अब अरे! मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अगर तुम अलग नहीं होना चाहती तो हम तलाक नहीं लेंगे। अब गुस्सा थूक ही दो, प्लीज़ मान जाओ ना।" मेरी बात सुनते ही बाएँ निंग ने झटके से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अकड़ते हुए बोली, "किसने कहा कि मैं अलग नहीं होना चाहती? ज़्यादा अपने आप को खुदा मत समझो।" मैंने एक बेबस सी साँस ली और मन ही मन सोचने लगा, बाप रे! लड़कियों को समझना सच में दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। फिर भी मैंने अपने सब्र का बाँध टूटने नहीं दिया और उसे बहलाते हुए कहा, "अच्छा बाबा, ठीक है, तुम नहीं बल्कि मैं ही तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं ही अलग नहीं होना चाहता। अब खुश?" असल में मुझे डर है कि जब मुझे सब कुछ याद आ जाएगा, तो मैं आज की इस बात पर बहुत पछताऊँगा। फिर मुझे ही तुम्हारे सामने दोबारा शादी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा। अब तो मान जाओ। ये सुनकर बाइंडिंग ने अपनी गर्दन घुमाई और मुझे डराने के अंदाज में घूर कर देखा, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ काफ़ी नरम पड़ चुकी थी। वो धीरे से बड़बड़ाई, "शुरुआत से बात तो यही थी, उसे इस तरह ऊपर से नखरे दिखाते और अंदर से मान जाते हुए देखकर उसे इस तरह ऊपर से नखरे दिखाते और अंदर से मान जाते हुए देखकर मेरे दिल में एक बेबसी सी जागी। सच में लड़कियों को मनाना दुनिया का सबसे थका देने वाला काम है। मुझे लगा कि इस काम में तो एक्सीडेंट से भी ज़्यादा थकान हो गई है। मेरा पूरा बदन अंदर से टूट रहा था। हॉस्पिटल से घर लौटते वक़्त पूरे रास्ते बाय-निंग ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। गाड़ी के अंदर ऐसा सन्नाटा पसरा था कि सुई भी गिरे तो आवाज़ आ जाए। माहौल इतना अजीब और भारी था कि मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं खुद आगे बढ़कर कोई बात शुरू करूँ। खैर, गाड़ी के इस सफ़र के दौरान मैंने उस खाली वक़्त का फ़ायदा उठाया। मैंने अपने दोस्तों से मिली टूटी-फूटी जानकारियों को आपस में जोड़ा और आखिरकार मुझे समझ आ ही गया कि मेरे और उसके बीच की असल कहानी क्या थी। कहानी बड़ी सीधी-सी थी। शुरुआत में मुझे बाय-निंग से पहली ही नज़र में प्यार हो गया था। मैं पूरे दिल से उसके पीछे पागल था और उसे पाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे-समझे मुझे साफ मना कर दिया। पर किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी वक़्त उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनका पूरा बिज़नेस डूब गया और वो लोग सड़क पर आ गए। उस वक़्त मैं शायद बहुत घबरा गया था या फिर मुझसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने आव देखा ना ताव और सीधे उनके बचने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। सारे रास्ते बंद कर दिए और इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैंने उसे मजबूर किया कि वो मुझसे शादी कर ले। बस यही वजह थी कि हमारी शादी के इन 2 सालों में उसने मुझसे कभी सीधे मुँह बात नहीं की। उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत और कड़वाहट भरी हुई थी। यह सब सोचकर मैंने मन ही मन अपने सिर पर हाथ रख लिया। हे भगवान! ये क्या पाप कर बैठा था मैं। न जाने उस वक़्त मेरे दिमाग पर क्या भूत सवार था जो मैं दूसरों की देखा-देखी ज़बरदस्ती का ये खेल खेलने चला था और एक अच्छे भले रिश्ते का ऐसा कबाड़ा कर दिया। लेकिन इस वक़्त जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी, वो कुछ और ही थी। गाड़ी में बैठे-बैठे जब मैंने बाएँ निंग के उस बेहद खूबसूरत और तीखे चेहरे को देखा, तो मेरे दिल में एक बार फिर हलचल होने लगी। मेरा ये आवारा दिल फिर से उसी ज़बरदस्ती वाले रास्ते पर जाने के लिए मचल रहा था। सच में, मेरा ये दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है, इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने झटके से अपना सिर हिलाया ताकि अपने दिमाग में चल रहे इन उल्टे-सीधे और अजीब ख़यालों को ज़बरदस्ती बाहर निकाल सकूँ। उन अजीब ख़यालों को मैंने ज़बरदस्ती अपने दिमाग से बाहर निकाला और मन ही मन पक्का इरादा कर लिया कि इस बार मैं सुधर कर रहूँगा, एक शरीफ इंसान बनूँगा और दोबारा कभी ज़बरदस्ती जैसी कोई ओछी हरकत नहीं करूँगा। वैसे जब से हॉस्पिटल में बाय निंग ने मेरे मुँह पर मेरी पुरानी करतूतों का चिट्ठा खोला था, तब से उसने मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, मानो मैं कोई अदृश्य चीज़ हूँ। मैं कितनी भी बातें करने की कोशिश करता, वो मुझे कोई भाव नहीं देती थी और उसका चेहरा हमेशा बर्फ की तरह ठंडा रहता था। अब ख़्याल तो इस बात का आ रहा था कि रात को मुझे उसी के साथ एक ही कमरे में, एक ही बेड पर सोना है। एक बंद कमरे में हम दोनों का अकेले होना। यह सोचकर ही मेरे दिल में ना चाहते हुए भी लड्डू फूटने लगे थे और मैं ना जाने क्या-क्या ख़याली पुलाव पकाने लगा था। लेकिन जैसे ही मैंने पलटकर उसके उस बेजान और बिना किसी हाव-भाव वाले चेहरे को देखा, जो किसी पत्थर की मूरत जैसा लग रहा था, उस चेहरे को देखते ही मेरे दिल में लगी वो छोटी-सी चिंगारी पल भर में बुझ गई। मैंने मन ही मन खुद से कहा, "छोड़ो यार, ज़बरदस्ती का प्यार कभी रास नहीं आता, क्यों खामखा अपनी बेइज़्ज़ती करानी?" मैंने अपने दाँत भींचे और तुरंत अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं खुद ही दूसरे कमरे में जाकर सो जाऊँगा। कम से कम उसके नखरे तो नहीं देखने पड़ेंगे और मेरा ये आवारा दिमाग भी उल्टी-सीधी बातें सोचने से बच जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं अपना सामान लेकर पलटा, मैं सीधे एक गर्म बदन से जा टकराया। बाएँ निंग अभी-अभी नहाकर बाहर निकली थी। उसने ढीला-ढाला सा बाथरोब पहन रखा था और उसकी कमर के पास से उसकी वो परफेक्ट टोन बॉडी की बनावट साफ नज़र आ रही थी, जो बाथरोब के नीचे जाकर छिप रही थी। उसे इस हाल में देखकर मेरी आँखें फटी की फटी रह गईं। मैंने मन ही मन खुद को एक गाली दी। लानत है मुझ पर। 2 साल पहले की मेरी पसंद वाक़ई लाजवाब थी। मैंने इसे क्या खूब सँभाला है। इसका फ़िगर तो सच में कातिलाना है। मैंने तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर लीं और दोबारा उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया ताकि मेरे दिमाग में फिर से कोई उल्टा-सीधा ख़्याल ना आ जाए। मैंने खुद को सँभाला और अपनी आवाज़ को जितना हो सके उतना नॉर्मल रखते हुए कहा, "मुझे पता है कि तुम मेरे साथ एक ही बेड पर नहीं सोना चाहती, इसलिए मैं दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो।" इतना कहकर मैं वहाँ से तुरंत खिसकने ही वाला था, क्योंकि मैं वहाँ 1 सेकंड भी और नहीं रुकना चाहता था। मुझे डर था कि कहीं मेरा खुद पर से काबू न खो जाए, लेकिन मैं अभी 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया। बाय निंग ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसके बदन से उठती नहाने के बाद की वो हल्की-सी गर्माहट सीधे मुँह तक पहुँच रही थी और उसकी सांसों में घुली वो हल्की-सी बॉडी वॉश की खुशबू सीधे मेरे अंदर तक उतर रही थी। उसने अपनी आँखें उठाई और मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों में एक अजीब-सा रौब था। उसने कहा, "फांग युआन, मुझे तुम्हें एक बात याद दिलाने की ज़रूरत है। तुम दूसरे कमरे में नहीं सो सकते। यह नियम तुमने ही इस घर के लिए तय किया था।" मैं कुछ पलों के लिए बिल्कुल सन्न रह गया, पर अगले ही पल मुझे पूरी बात समझ आ गई। यानी ये अजीबो-गरीब नियम किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए बनाया था।
पर मेरा दिल इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था और मैं अपना थोड़ा रुतबा वापस पाना चाहता था। तो मैंने भी अपनी गर्दन अकड़ाई और कहा, "अगर नियम मैंने बनाया था, तो तुम्हें उसे मानना ही पड़ेगा। पर मुझे तो लगता है कि तुम ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और ही हो। साफ दिख रहा है कि तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ से जाऊँ, पर फिर भी जानबूझकर ये नखरे दिखा रही हो।" मेरी इस बात का बाय-निंग पर कोई असर नहीं हुआ। उसके चेहरे के हाव-भाव पहले की तरह ही बिल्कुल शांत और ठंडे रहे। उल्टा वो एक-एक कदम बढ़ाते हुए मेरे और करीब आने लगी। उसकी आवाज़ में एक अजीब-सी बेबसी और खुद पर ही हँसने का अंदाज़ था। "फांग बड़े साहब, क्या आप भूल गए? आपने ही तो कहा था कि अगर मैंने कभी भी दूसरे कमरे में सोने की हिम्मत की, तो आप उसी वक़्त मेरे परिवार के बिज़नेस से अपना सारा पैसा निकाल लेंगे और हमारे सारे रास्ते बंद कर देंगे।" उसकी ये बात सुनते ही मेरे दिल में ज़ोर का झटका लगा और मैंने मन ही मन अपनी जीभ काट ली। बाप रे बाप! 2 साल पहले का मैं सच में कितना बड़ा विलेन था, कितना घटिया और बेरहम तरीका आज़माया था मैंने। ये सोचते ही मेरी सारी हेकड़ी हवा हो गई और मैं बुरी तरह घबरा गया। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसकी आँखों में आँखें डालकर देख सकूँ। मैंने हकलाते हुए अपनी बात को सँभालने की कोशिश की। "वो वो नियम तो तुम्हारे लिए था ना? मैं अगर दूसरे कमरे में जाकर सोता हूँ, तो उससे उस नियम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे नियम तोड़ना नहीं कहेंगे?" इतना कहकर मैं वहाँ से भागने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना पैर आगे बढ़ाता, बाय निंग ने झटके से मेरी कलाई पकड़ी और मुझे सीधे बेड पर खींच लिया। वो मेरे ठीक सामने आ खड़ी हुई और मुझे ऊपर से नीचे देखते हुए बेहद शांत आवाज़ में बोली, "मैं ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती कि जब बाद में तुम्हारी याददाश्त वापस आए, तो तुम इसी बात को मुद्दा बनाकर मेरे साथ पुराना हिसाब-किताब चुकता करने बैठ जाओ और कहो कि मैंने नियम तोड़ा है।" इतना कहकर वो तुरंत पलटी और मेरी तरफ अपनी पीठ करके चुपचाप लेट गई। वो मेरी तरफ अपनी पीठ करके लेट गई और उसने दोबारा मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं बेड पर बैठा-बैठा कुछ सेकंड्स तक सोचता रहा, मेरे दिमाग में एक अजीब-सी कशमकश चल रही थी। पर आखिरकार मैंने भी हार मानी और धीरे से उसके पास ही लेट गया। हम दोनों एक ही बेड पर थे, लेकिन मैंने जानबूझकर बीच में काफ़ी फासला रखा ताकि मेरा हाथ भी उससे छुए नहीं। आज के दिन वैसे भी बहुत कुछ हो चुका था। पहले उसने हॉस्पिटल में मेरे सारे पुराने पाप गिनाए, फिर उसे मनाना पड़ा और ऊपर से दिमाग में चल रही इस उथल-पुथल ने मुझे अंदर से पूरी तरह थका दिया था। मेरा शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे चुके थे, इसलिए लेटने के कुछ ही देर बाद मुझे गहरी नींद आ गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली, तो मैं खुद को बाएँ निंग की बाहों में पाकर दंग रह गया। न जाने रात को सोते-सोते मैं कब उसकी तरफ खिसक गया था और मेरा हाथ भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से उसकी कमर पर लिपटा हुआ था। सुबह-सुबह का यह नज़ारा देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। भले ही यहाँ तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा और मुश्किलों से भरा था, लेकिन सच कहूँ तो सुबह का यह अंजाम मेरे दिल को बेहद सुकून दे रहा था। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे और मेरा मन कर रहा था कि थोड़ा और नखरा दिखाते हुए उसकी बाहों में दुबका रहूँ और कुछ देर वहीं लेटा रहूँ। लेकिन जैसे ही मैंने ज़रा-सी हलचल की, बाएँ निंग की आवाज़ सीधे मेरे सिर के ऊपर से गूंजी। उसकी आवाज़ में एक साफ मज़ाक और तंज़ था, "याददाश्त जा चुकी है, पर मौका मिलते ही फ़ायदा उठाना नहीं भूले। फांग युआन, वाक़ई तुम बड़े कमाल के इंसान हो।" ऐन मौके पर रंगे हाथों पकड़े जाने की वजह से मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और मेरे तो मानो तोते उड़ गए। मैं बुरी तरह घबरा गया और झटके से उसके पास से पीछे हटा। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसकी आँखों में आँखें डालकर देख सकूँ। बाय निंग ने मेरी इस घबराहट और हड़बड़ाहट को देखा, उसने नाक सिकोड़ते हुए एक हल्की-सी हुंकार भरी, पर आगे कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उठी और बेड से नीचे उतर गई। मैं बस चुपचाप उसकी पीठ को देखता रहा और मन ही मन बुदबुदाने लगा। हद है यार, पुराने दिनों में तो तुम मेरे मुँह पर बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। पुराने दिनों में तो तुम मेरे मुँह पर बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी और मुझे जमकर खरी खोटी सुनाती थी। पर आज क्या हो गया? आज सिर्फ़ एक हल्की-सी हुंकार भर के छोड़ दिया। न जाने मेरे चेहरे पर ये सब साफ-साफ दिख रहा था या फिर उसने एक बार फिर मेरे दिल की बात भाँप ली थी। मुझे अपनी इस हालत पर थोड़ी झेप महसूस होने लगी और मैं अपनी ही बात छुपाने के लिए थोड़े गुस्से में बोल पड़ा, "तुम तो सच में बिल्कुल कद्रदान नहीं हो। मैंने ऐसा कौन-सा बड़ा गुनाह कर दिया जो तुम ऐसे ताने मार रही हो?" मेरी इस बात पर बाय निंग को गुस्सा आने के बजाय हँसी आ गई। वो धीरे से पलटी और मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आँखों में एक शरारत भरी चमक थी और वो मज़ाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली, "पहले भी जब तुम्हें गुस्सा आता था, तो तुम मेरे सामने बिल्कुल इसी तरह खिसियाकर चिल्लाया करते थे।" उसकी ये बात सुनते ही मानो मेरे मुँह पर ताला लग गया और मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मैंने मन ही मन एक गहरी साँस ली। सच है, इंसान को कभी भी सिर्फ चेहरा देखकर दिल नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने 2 साल पहले बिना सोचे-समझे बाएँ निंग के इस बेहद खूबसूरत और कातिलाना चेहरे को देखकर अपना दिल हार बैठा था और उसे पाने के लिए हर जायज़-नाजायज़ रास्ता अपना लिया। पर नतीजा क्या निकला? मैं अपने घर में किसी बीवी को नहीं, बल्कि एक साक्षात आफ़त को ले आया हूँ जो हर वक़्त मुझसे दो-दो हाथ करने के लिए तैयार रहती है। इसे ही कहते हैं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। जब खाने का वक़्त हुआ तो मैं और बाय निंग डाइनिंग टेबल पर एक-दूसरे के आमने-सामने बैठ गए। टेबल पर तरह-तरह के लज़ीज़ पकवान सजे हुए थे, लेकिन हमारे बीच का माहौल उतना ही ठंडा और खामोश था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया और मेरे अंदर इस बात को जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि हमारे इस रिश्ते का इकलौता सबूत आखिर है कहाँ? मैंने अपनी नज़रें उठाईं और हमेशा की तरह इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए पहली शुरुआत मैंने ही की। मैंने सीधे उससे पूछा, "हम दोनों का मैरिज सर्टिफ़िकेट यानी शादी का सर्टिफ़िकेट कहाँ रखा हुआ है? मैं बस उसे एक बार देखना चाहता हूँ।" ये सुनते ही बाय निंग के हाथ में जो सूप का चम्मच था, ये सुनते ही बाय निंग के हाथ का चम्मच वहीं का वहीं ठहर गया। वो कुछ सेकंड्स के लिए हवा में ही जम गई, पर फिर उसने तुरंत खुद को सँभाला और बिना कोई हाव-भाव बदले बेहद ठंडे अंदाज में कहा, "वो तो मैंने कब का फाड़ कर फेंक दिया, वरना सँभाल कर रखती भी क्यों उसे?" इतना कहकर वो थोड़ा मेरी तरफ झुकी। उसकी आँखों में कोई भाव नहीं था और उसकी आवाज़ में वही पुरानी बर्फ़ जैसी ठंडक थी। "क्यों? क्या तुम ये चाहते थे कि मैं उसे तिजोरी में सँभाल कर रखूँ, ताकि जब भी मेरी नज़र उस पर पड़े, मुझे वो गुज़रा हुआ कल याद आए कि कैसे तुमने मुझे मजबूर करके ये शादी की थी?" उसकी ये बात सुनते ही मानो मेरे साँप सूँघ गया। मेरे पास उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था और मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदगी और अफ़सोस से पानी-पानी हो गया।
मुझसे और कुछ कहते नहीं बना, तो मैंने चुपचाप अपना सिर नीचे झुकाया और बिना कुछ बोले अपनी प्लेट में रखे खाने को चम्मच से कुरेदने लगा। मैं मन ही मन उसकी इस बेरुखी और जले पर नमक छिड़कने वाले अंदाज को देख रहा था। उसे इस तरह ज़रा भी परवाह न करते हुए और जले पर नमक छिड़कते हुए देखकर मैं मन ही मन बिल्कुल हैरान रह गया। मैंने बिना कुछ कहे सीधे उसे 6 डॉट्स भेज दिए, क्योंकि अब मेरे पास बहस करने की न तो हिम्मत बची थी और न ही मन। मैं बस अपना फ़ोन उठाकर एक वीडियो कॉल करने ही वाला था, ताकि उसे अपनी सारी तड़प और परेशानी अच्छे से समझा सकूँ, कि तभी अचानक नीचे से ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने और शोर-शराबे की आवाज़ें आने लगीं, जिसने मेरे विचारों को वहीं रोक दिया। मैं तुरंत उठकर नीचे गया ताकि देख सकूं कि माजरा क्या है। नीचे पहुंचते ही मेरी नज़र एक अजनबी लड़की पर पड़ी, जिसके बाल नीले रंग के थे। वो बड़े मज़े से हंसती खिलखिलाती हुई बाएं निंग के बिल्कुल करीब चिपक कर बातें करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ बाएं निंग का वही पुराना, सालों पुराना पथरीला चेहरा था। वो बिना किसी हाव-भाव के बिल्कुल शांत खड़ी थी।